नमस्कार, स्वागत है सभी का यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर के हमारे इस चैनल पर। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को। और जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामना। ये रंगों का त्योहार आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और जिस तरीके से हम रंगों से होली खेलते हैं ऐसे ही रंग बिरंगे रंग यानी कि विभिन्न रंग आपकी जिंदगी में जो है भर जाएं और खुशहाली के रंग भर जाएं। ठीक है, चलिए इसके साथ ही आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन में हमने पीवाईक्यू को ही सॉल्व करना है और पीवाईक्यू हम स्टार्ट करेंगे तो आपने विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। जो सही उत्तर है उसको ध्यान में रखना है और साथ ही उसकी व्याख्या को भी आपने अक्सर दिमाग में बिठा करके रखना है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल का लिंक भी आपने अपने दोस्तों के साथ जो है वो साझा कर लेना है। ठीक है, चलिए तो हमारी आज की क्लास हम शुरू कर देते हैं। और क्लास को शुरू करने में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से, लोग विकास व पर्यावरण से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राकृतिक खतरे में से क्वेश्चन है, नेचुरल हैजार्ड में से क्वेश्चन है। हैजार्ड आपका एक अच्छा टॉपिक है जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन कवर होते हैं। इस बार के प्रश्न पत्र में भी आपके हैजार्ड में से प्रश्न पूछे गए थे। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में या तो हैजार्ड में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो एनवायरनमेंट के संदर्भ में जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटियां संधियां हुई हैं उसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर प्रदूषण के संदर्भ में आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हैजार्ड में से क्वेश्चन है और कहा गया भारत में किस किस्म का प्राकृतिक खतरा अक्सर जो है वो झेलने को मिलता है? भूकंप, बाढ़, भूस्खलन या फिर ज्वालामुखी। करेक्ट आंसर आपने बताना है। ये प्रश्न अलग अलग तरीके से आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब आपको ध्यान ये रखना है इस प्रश्न के संदर्भ में, एक तो हैजार्ड में जल मौसम संबंधी खतरा। ठीक है, जल मौसम संबंधी खतरा जो है ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका सुनामी, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपसे एक इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत किस किस्म की समस्या का अक्सर सामना कर रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है वो कोई भी प्रकोप जो जल के माध्यम से होता है सबसे ज्यादा विध्वंस करता है। और आपको विकल्प दे दिए जाते हैं, आपसे बोल दिया जाता है भूकंप है, भूस्खलन है, ज्वालामुखी है या फिर बाढ़ है या फिर आपको सुनामी का विकल्प दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है सुनामी जो है वो जल के प्रकोपों में सबसे ज्यादा विध्वंस जो है वो करती है। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है। विकल्प यहाँ पर एक और इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें आपसे कहा गया था सबसे अधिक आवृत्ति वाला प्राकृतिक खतरा या सबसे ज्यादा भारत में जिस किस्म के खतरों का सामना करना पड़ता है, बाढ़ के साथ आपका सूखा का भी विकल्प वहां पर दिया गया था। ठीक है, तब भी आपने किसको चुनना था? बाढ़ और सूखे को। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किस किस्म के क्वेश्चन जो है यहां पर से पूछे जाते हैं। ठीक है, भूकंप से भी कुछ क्वेश्चन आते थे कि भूकंप जो है कौन सी तरंगे जो है वो भूकंप से संबंधित है या कौन सा स्केल, ठीक है, वो भूकंप से संबंधित है। तो भूकंप से भी काफी सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, रिक्टर स्केल से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है प्राकृतिक खतरा या फिर मानव निर्मित खतरा दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के। इस प्रश्न के संदर्भ में हम कहेंगे भारत अक्सर किस समस्या का सामना करना पड़ता है? अक्सर बाढ़ की स्थिति का या फिर सूखे की स्थिति का। यहाँ पर सूखा नहीं है तो बाढ़ है, तो बाढ़ को ही हम चुनेंगे। एक क्वेश्चन और आया था जो मैंने बताया कि कौन सा सबसे ज्यादा विध्वंस करता है। विकल्प आपको ध्यान में रखने हैं, जल से होने वाला प्रलय सबसे ज्यादा विध्वंस करता है। तो आपने विभिन्न विकल्पों में से सबसे पहले उसी को चुनना है जो कि जल के कारण आपको सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बी स्टेटमेंट, फ्लड, बाढ़ करेक्ट आंसर हो गया। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूछा गया है 1500 विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश है। नेशनल नॉलेज कमीशन।
नेशनल नॉलेज कमीशन, संक्षिप्त में आप इसे NKC के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप इसे सैम पेत्रोदा आयोग के नाम से भी जानते हैं, है ना। अभी ये आयोग जो है इसे बाद में पहले स्थापित किया गया, बाद में इसको भंग भी बहुत जल्दी कर दिया गया। अभी इसकी स्थापना नहीं है बल्कि इसको भंग कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि नेशनल नॉलेज कमीशन ने 1500 नए विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की थी। कारण क्या था इन 1500 नए विश्वविद्यालयों को खोलने का? अधिक शिक्षण नौकरियां पैदा करना, उच्च शिक्षा में छात्र नामांकन में वृद्धि को सुनिश्चित करना, या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा निजी तौर पर प्रबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रतिस्थापित करना, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में छात्रों के बढ़ते आंदोलन या आवाजाही को सक्षम करना। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? A, B, C या फिर D? ध्यान में रखना है सैम पेत्रोदा आयोग या नेशनल नॉलेज कमीशन, मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री के पद पर थे तो उस काल में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापित किया गया था इसको, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 13 जून 2005 को इसको स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 13 जून 2005 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, स्टैब्लिश कब किया गया था और कब इसका अंत कर दिया गया, कब इसको भंग कर दिया गया, वो भी आपको याद रखना है। भंग कब किया गया? जुलाई 2014 में इसको भंग कर दिया गया। खासकर ये एक थिंक टैंक के तौर पर, थिंक टैंक क्या है? विचार करने वाला एक कमीशन हम इसको कह सकते हैं, जो नीतियों पर विचार विमर्श करता है। ठीक है, नीति निर्धारण का काम करता है। किस क्षेत्र में? हायर एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, तो थिंक टैंक के तौर पर इसने काम किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हायर एजुकेशन के फील्ड में जितनी भी संभावित नीतियां हैं उन पर विचार विमर्श करने के लिए संस्था को स्थापित किया गया था। उद्देश्य क्या था? एक जीवंत ज्ञान आधारित समाज के विकास को सक्षम बनाना। अब यहां पर बात की गई है कि क्यों 1500 नए विश्वविद्यालय खोलने की स्थापना इसने करी, तो वहां पर हम करेक्ट आंसर क्या करेंगे? हायर एजुकेशन के फील्ड में नामांकन में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इस संस्था को स्थापित किया गया था। ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा कि भाई बी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी स्टेटमेंट यहां पर आपको नजर आ रहा है, करेक्ट आंसर बताया गया है। ठीक है, तो जिन्होंने भी बी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट दी गई है नेशनल नॉलेज कमीशन के संदर्भ में। कहा गया राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एक भारतीय थिंक टैंक था। थिंक टैंक मींस विचार करने वाली संस्था, यानी कि ये नीति निर्धारण कर रहा है हायर एजुकेशन के फील्ड में, जिसे संभावित नीतियों पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया। ये संभावित नीतियां कौन से क्षेत्र में? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। इसका गठन कब किया गया? 13 जून 2005 को भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसका गठन किया गया। उद्देश्य क्या था? एक जीवंत ज्ञान आधारित समाज के विकास को सक्षम बनाना। मुख्यालय नई दिल्ली में था। प्रथम कार्यकारी या प्रथम अध्यक्ष सैम पेत्रोदा थे, तो उन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया गया सैम पेत्रोदा आयोग या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, स्थापना कब की गई? 13 जून 2005 और कब इसको भंग किया गया? 2014 जुलाई में इसको भंग कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया भारत के संविधान के अनुसार 120 के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य का संचालन किया जाएगा कौन सी भाषा में? केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, अंग्रेजी हिंदी दोनों, या संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? डी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद में कार्य का संचालन किस भाषा में होगा? ध्यान में रखना है, ये जिस प्रकार के क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बताया 2019 तक आपके इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी ये जो विषय था, ये आपका हायर एजुकेशन, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आपके हायर एजुकेशन की यूनिट में मिला करके आपसे पूछे जाते थे, और हायर एजुकेशन यूनिट का हिस्सा भी हुआ करता था भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, सिलेबस में ही था आपका। लेकिन 2019 के बाद से इस तरीके के प्रश्न आपके राज व्यवस्था से संबंधित नहीं पूछे जाते। फिर भी आपको ध्यान रखना है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में कहा गया कि संसद की
कार्य संचालन जो है किया जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने भी कहा सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा गया है निम्न में से कौन अधिक इंटरेक्टिव और छात्र केंद्रित है, मोर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंट्रिक। कौन है, सेमिनार, वर्कशॉप, लेक्चर या फिर ग्रुप डिस्कशन। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है। बात की गई है ज्यादा इंटरेक्टिव, अंतःक्रियात्मक और स्टूडेंट सेंटर्ड कौन सा है ज्यादा, ए, बी, सी या फिर डी। सेमिनार में आप ज्यादा इंटरेक्शन कर सकते हैं, वर्कशॉप में आप ज्यादा कर सकते हैं, लेक्चर में ज्यादा कर सकते हैं या फिर ग्रुप डिस्कशन में। सेमिनार में जो भी प्रतिभागी हैं, ठीक है, सेमिनार में जो भी सदस्य हैं उनमें से आपको चॉइस मिलती है, जो पार्टिसिपेट करना चाहता है पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, वर्कशॉप में किसी कौशल का ज्ञान आप लेते हैं, कोई स्किल आप सिखाने की, आपको एक जो स्किल का नॉलेजेबल पर्सन है वो आपको कोई स्किल सिखाने की कोशिश करता है, आप अगर इच्छुक हैं तो आप वो स्किल को सीखेंगे, कौशल को सीखेंगे। व्याख्यान में एक व्याख्यान करता रहता है जो कि अपने व्याख्यान के माध्यम से जितने भी दर्शक श्रोतागण वहां पे बैठे हुए हैं उनको व्याख्यान देता है, अपना टॉपिक जो है वो प्रेजेंट करता है। श्रोता सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं ये श्रोताओं पर निर्भर करता है। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, जब एक समूह चर्चा हो रही है तो स्वाभाविक रूप से समूह के जितने भी सदस्य हैं आपस में चर्चा करेंगे, वाद विवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। तो ग्रुप डिस्कशन में ज्यादा इंटरेक्शन होगा और यही स्टूडेंट सेंट्रिक भी है, शिक्षार्थी पर ज्यादा केंद्रित है। तो जिन्होंने भी कहा डी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो आपका डी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है, जिन्होंने भी डी को सही कहा है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संसद बनी हुई है। दोबारा से भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पीवाईक्यू से ही है और पूछा गया है भारतीय संसद बना हुआ है किससे, लोकसभा राज्यसभा से, लोकसभा राज्यसभा उस उपराष्ट्रपति से, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से, लोकसभा राज्यसभा और उनके सचिवालयों के साथ मिलकर के। क्या करेक्ट आप आंसर बताएंगे, कौन सा विकल्प सही है, ए, बी, सी या फिर डी। क्या करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर आपको बताना है ए, बी, सी या फिर डी में से क्या सही उत्तर है। भारत में संसद बनी हुई है लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति से। ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हुआ है। तो आपका सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा में नामांकन में औपचारिक शिक्षा प्रणाली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली दोनों का योगदान है। यानी हायर एजुकेशन की जब ये हम बात करेंगे तो वहां पर आपकी डिस्टेंस एजुकेशन और जो आपकी नॉर्मल रेगुलर जो एजुकेशन होती है जिसमें आप रेगुलर बेस पे जा रहे हैं, उन दोनों का ही योगदान है। अब यहाँ पे पूछा गया है हायर एजुकेशन में जो डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा है उसका योगदान कितने प्रतिशत है। औपचारिक प्रणाली का 50% या फिर 25% या फिर 10% या फिर कहेंगे कि उच्च शिक्षा में नामांकन के आंकड़ों पर विचार करते समय दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के योगदान को हम ध्यान में ही नहीं रखते। कौन सा विकल्प आप सही बताएंगे। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए भारत के संदर्भ में औपचारिक और आपकी जो दूरस्थ शिक्षा है दोनों के योगदान तो है, लेकिन दूरस्थ शिक्षा का कितना योगदान है आप यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है, ए, बी, सी या फिर डी। जिन्होंने भी कहा औपचारिक शिक्षा का 25% योगदान दूरस्थ शिक्षा का है हायर एजुकेशन के फील्ड में एनरोलमेंट को बढ़ाने के लिए। यानी हायर एजुकेशन में 25% जो लोग हैं वो तो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ रहे हैं, बचे हुए आपके जो औपचारिक शिक्षा है उस माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। जिन्होंने भी बी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दावा और कारण दिए हुए हैं। दावा कह रहा है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए अकादमिक स्टाफ कॉलेज अस्तित्व में आए। अकादमिक स्टाफ कॉलेज टीचर की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अस्तित्व में आए हैं। कारण कह रहा है विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षकों को अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम यानी कि रिफ्रेशर जो कोर्स होते हैं दोनों से गुजरना पड़ता है।
कौन सा स्टेटमेंट आप कहेंगे सही है और कौन सा स्टेटमेंट आप कहेंगे अगर सही नहीं है या फिर कोई किसी की व्याख्या दे रहा है तो वो भी आपने बताना है। दिए गए विकल्पों में से ही सही उत्तर का चयन आप यहाँ पर करेंगे। क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे। यूजीसी ने टीचर की गुणवत्ता, शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जो है उनकी स्थापना की हुई है, ताकि टीचर जो है वो समय समय पर उन एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में पूरी तरह से ट्रेन हो सके, अपडेट रह सके। और इसी के लिए विभिन्न ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं और रिफ्रेशर कोर्स भी चलाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि आर जो है वो सही व्याख्या है ए की। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ए स्टेटमेंट सही है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो है वो सही व्याख्या है ए की। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। जिन्होंने भी ए को सही कहा सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। निम्न में से कौन एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आप कौन सा गुण मानेंगे कि जो एक बेटर अच्छे टीचर के अंदर होना ही चाहिए। समय की पाबंदी और ईमानदारी, सामग्री में महारत, सामग्री में महारत और प्रतिक्रियाशीलता, सामग्री में महारत और मिलनसार रवैया। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी। कौन एक अच्छे शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, एक अच्छे टीचर का सबसे महत्वपूर्ण गुण आप किसे कहेंगे। करेक्ट आंसर आपको बताना है। अच्छे टीचर का महत्वपूर्ण गुण, सबसे महत्व आप किसे देंगे। सबसे महत्व आप एक टीचर बनने के लिए आप किसी विषय का आपको ज्ञान होना चाहिए, किसी विषय में आपको महारत होनी चाहिए जिस विषय को आप पढ़ाएंगे। तो विषय वस्तु का ज्ञान सबसे पहले होना चाहिए, कंटेंट में मास्टरी होनी ही चाहिए। उसके साथ आप क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है, कंटेंट मास्टरी तो जरूरी है ही है, उसके साथ रिएक्टिव या फिर प्रतिक्रियाशील या फिर मिलनसार, क्या कहेंगे, रिएक्टिव जो है यानी प्रतिक्रियाशील जो है वो होना चाहिए। मतलब शिक्षार्थियों की समस्या समाधान करना है, तो शिक्षार्थी अगर आपके सामने समस्या रख रहा है तो उसके प्रति आपको प्रतिक्रियाशील रहना होगा। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, सी स्टेटमेंट यहाँ पर हम अपना करेक्ट आंसर बता रहे हैं। तो जिन्होंने भी कहा कंटेंट में मास्टरी और साथ ही सामग्री में महारत के साथ प्रतिक्रियाशील भी होना चाहिए, तो सी स्टेटमेंट आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, आंसर आप देख सकते हैं, सी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्या कह रहे हैं, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी है किसके साथ। टीचर को सबसे पहले किसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है, चिल्ड्रंस के साथ, प्रिंसिपल के साथ, टीचर बाकी अन्य टीचरों के साथ या फिर समुदाय के साथ। टीचर को टीचिंग के लिए, एक इफेक्टफुल टीचिंग, एक प्रभावपूर्ण शिक्षक के लिए शिक्षक को सबसे पहले किसके साथ समायोजित करना पड़ेगा। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है, शिक्षक को शिक्षार्थी के साथ समायोजित करना पड़ेगा या फिर प्रिंसिपल के साथ या फिर टीचर के साथ या फिर कम्युनिटी के साथ। करेक्ट आंसर आपको बताना है। ध्यान में रखेंगे, शिक्षक और शिक्षार्थी का एक अटूट संबंध है। शिक्षक अपने शिक्षण के प्रभाव से शिक्षार्थी को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये प्रभावित करने का कार्य वो तब कर सकता है जब वो अच्छे से एडजस्ट हो प्रिंसिपल के साथ। यानी कि जो भी गतिविधियां वो चाह रहा है बच्चों को बेहतर अधिगम कराने के लिए, वो उन गतिविधियों से प्रिंसिपल को प्रभावित कर पाए ताकि वो उनको क्रियान्वित करने की अनुमति दे सके। इसलिए हम क्या कहेंगे, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ टीचर एडजस्टमेंट लाए किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, प्रधानाचार्य के साथ। तो आपका बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी बी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। हालांकि एक दूसरा पहलू हम देखते तो हम चिल्ड्रन विद्यार्थियों की भी बात कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने जो चुनना है वो हम बी स्टेटमेंट को चुनेंगे। अक्सर आप में से भी कई सारे बच्चे कह रहे होंगे चिल्ड्रन के साथ समायोजित करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ भी एडजस्टमेंट है, लेकिन सबसे पहले जिस संस्था में वो शिक्षण कर रहा है, अपने जिस माध्यम से, जिस तरीके से वो पढ़ाना चाहता है, उसके लिए अपने प्रिंसिपल को वो सूचित करे कि ये विषय है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मुझे पूरी स्वतंत्रता दी जाए कि जिस विषय को मैं प्रयोगशाला में लेकर के पढ़ाना चाहता हूँ उसे मैं प्रयोगशाला में लेके जा सकूँ। खुले मैदान में लेकर के जाना चाहता हूँ तो खुले मैदान में लेकर के जा सकूँ।
चाहता हूं कि ये फैसिलिटी हो बच्चों के लिए, तो वो कौन उपलब्ध करा रहा है और वो अनुमति कौन दे रहा है? प्रिंसिपल। ठीक है, इसलिए हम बी स्टेटमेंट को यहाँ पर करेक्ट मानते हुए चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या कहता है। शोध, रिसर्च से क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड से कहा गया है, शोध से पता चला है कि शिक्षकों में तांत्रिक अस्थिरता का सबसे आम लक्षण क्या है? रिसर्च से क्वेश्चन नहीं हम कह सकते, इसको जनरल क्वेश्चन हम कह सकते हैं। टीचर्स के जो नर्वस सिस्टम है वो अनस्टेबल है, वो कहीं ना कहीं अस्थिर है। अब अनुसंधान के माध्यम से ये पता चला है कि शिक्षकों का जो नर्वस सिस्टम है वो अस्थिर है। उसके आम लक्षण क्या हो सकते हैं कि पाचन में डाइजेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, या विस्फोटक व्यवहार, गुस्से वाला व्यवहार वो करता है, थकान प्रदर्शित कर रहा है या चिंता प्रदर्शित कर रहा है। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? Research has shown that the most frequent symptom of nervous instability among teacher is, जब टीचर के अंदर मानसिक अस्थिरता आएगी, क्योंकि देखिए शिक्षक, आप अपने घर में माता पिता, आपके अभिभावक केवल 1 या 2 या 3 या 4 बच्चों को मुश्किल से संभाल पाते हैं, है ना? आजकल 3-4 तो किस बहुत मुश्किल से होते हैं, 1-2 भी आपके लगभग इतने ही होते हैं। ठीक है, तो 2 बच्चों को या 1 बच्चे को संभालने में भी बड़ी आफत है। लगातार उनके पीछे एफर्ट करने पड़ते हैं, भागना पड़ता है, नई नई चीजें, आजकल नई नई टेक्नोलॉजी है, हर तरीके से उनको अपडेट रखना है, ये सारी जानकारी आपको उन्हें देनी है। तो कहीं ना कहीं वो 2 बच्चे या 1 बच्चे भी संभालते हुए आप प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं कहीं ना कहीं, है ना? क्या चाहते हैं अभिभावक? जाए स्कूल जाए, कॉलेज जाए, घर में अपनी एनर्जी बर्बाद करते, दिन भर पड़े रहते हैं, मम्मी ये दे दो, पापा ये ला दो मेरे लिए, वो ला दो, तो कम से कम कुछ सीखेंगे तो सही, स्कूल कॉलेज जाएंगे तो। लेकिन ऐसी एनर्जी को केवल एक शिक्षक संभाल रहा है एक घंटे की अवधि में। उसके लिए केवल 1 घंटा नहीं है, बैक टू बैक उसके लिए बीच में 1 घंटे का रेस्पिरेशन मिल जाएगा, लेकिन बैक टू बैक उसे इतने सारे समूह को संभालना है शिक्षार्थियों के। ऐसी स्थिति में अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को हल करना है, अलग अलग प्रवृत्ति के बच्चों को हैंडल करना है। क्या होगा, कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, विस्फोटक व्यवहार होना स्वाभाविक है, गुस्सा आएगा। ठीक है, कार्य का भार भी है, विभिन्न प्रवृत्तियों के बच्चों को भी सही तरीके से समायोजित करना है। तो क्या देखा गया शोध के माध्यम से कि टीचर्स के अंदर तांत्रिक अस्थिरता है, और इससे आम लक्षण क्या है, वो टीचर जो है बहुत आक्रोश में आ जाता है। कई बार थोड़ी सी भी चीज में बच्चा थोड़ा एंग बैंग कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है, तो टीचर को तुरंत गुस्सा आएगा, है ना? तो ये बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। और आप भी होने वाले शिक्षक हैं, और इस तरीके के कार्य बाहर का बोझ आपको भी झेलना पड़ेगा लाइफ में, जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, आपको बैक टू बैक क्लासेस दे दी जा रही हैं, थकान मिटाने का समय ही नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है एक क्लास मैंने ले ली, अब मैं दूसरी लेने जा रहा हूँ, फिर मैं तीसरी लेने जा रहा हूँ। क्या आप उतनी गुणवत्ता से दे पा रहे हैं? साथ में बच्चों की क्लासरूम कक्षा का प्रबंध भी आपने करना है, सारी चीजें मैनेज करके चलनी है। जो उनके असाइनमेंट्स हैं उनको भी आपने समय समय पर चेक करना है, उनकी गलतियां भी बतानी है, उनकी क्वायरीज को भी सॉल्व करना है। क्या होगा, इतना सारा काम अगर आपको मिलेगा तो स्वाभाविक है, एक्सप्लोसिव बिहेवियर, है ना? तो बी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। आगे चल लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछा गया कौन सा कथन सही है दिए गए विकल्पों में से? सिलेबस और करिकुलम के संदर्भ में प्रश्न है। कहा गया सिलेबस करिकुलम का एक अनुबंध है। ठीक है, आगे कह रहे हैं सभी शैक्षणिक संस्थानों में करिकुलम समान होते हैं। अगला कह रहे हैं करिकुलम में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है। अगला कह रहे हैं करिकुलम में मूल्यांकन के तरीके शामिल नहीं होते। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सिलेबस करिकुलम के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सही है। क्या कहेंगे, क्या सही है, ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे? जल्दी से हम क्या कहेंगे, करिकुलम क्या है? आपने टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी क्लास में आजकल जो आपकी चल रही है वहां पर करिकुलम एंड सिलेबस के बीच में डिफरेंस जाना था। तो वहां पर आप क्या कह रहे हैं, करिकुलम में औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही शामिल कर रहे हैं। एक संस्था के अंदर पढ़ते हुए उस संस्था के अंदर बच्चा जो भी गतिविधियां कर रहा है, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो नॉन एकेडमिक है, वो सभी गतिविधियां जो है वो करिकुलम के अंतर्गत शामिल होती हैं।
तो इसलिए सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जिन्होंने भी कहा है सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, सी आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पूछा गया है एक सफल शिक्षक वह है, एक सफल शिक्षक कौन हो सकता है जो समर्पित और अनुशासनात्मक हो, शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सहिष्णु और हावी हो, निष्क्रिय और सक्रिय हो। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी? एक सफल टीचर, एक सफल शिक्षक आप किसे कहेंगे? एक सफल शिक्षक आप किसे कहेंगे? समर्पित, अनुशासनात्मक, शांत, प्रतिक्रियाशील, सहिष्णु, हावी या निष्क्रिय और सक्रिय दोनों ही। एक सफल टीचर होने के लिए आपके अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए, अनुशासन आपके अंदर होना चाहिए। ये समर्पण का भाव किसके लिए? अपने शिक्षण के लिए। ठीक है, शिक्षण का जो आप कार्य कर रहे हैं वो एक पवित्र कार्य है। जो भी काम, चाहे आप शिक्षण का कर रहे हैं, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं, आप सफल तभी होंगे जब उस कार्य के प्रति आपका समर्पण का भाव हो। ठीक है, आप कंपैशनेट हो और साथ ही आपके अंदर अनुशासन हो। ठीक है, वो सभी चीजें आप फॉलो करें जो कि आपके व्यवसाय या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए सही है। तो आपका ए स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो ए स्टेटमेंट जिन्होंने भी कहा सही उत्तर है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान या क्रिया अनुसंधान का अर्थ क्या है? एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन है। एक्शन रिसर्च एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड में। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहा गया रिसर्च एप्टीट्यूड में कि क्रिया अनुसंधान क्या है, विकल्प दिए गए हैं। ये एक लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है। अगला कह रहा है ये अप्लाइड रिसर्च है। क्रियात्मक अनुसंधान एक अप्लाइड रिसर्च है। अगला कह रहा है एक तत्काल समस्या को हल करने के लिए ये शुरू की जाती है। सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध है। करेक्ट आंसर आप किसे कहेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च, पूर्व निर्धारित क्रियाओं की एक श्रृंखला आप फॉलो कर रहे हैं रिसर्च करते समय। क्या कहेंगे? तत्कालीन समस्या के लिए, समकालीन समस्या के लिए, वर्तमान समस्या के समाधान के लिए जो रिसर्च की जाती है वो एक्शन रिसर्च है। तो एक तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया एक शोध है। इसके आपने ध्यान में रखना है एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंधित है, दोनों ही समस्या समाधान से संबंधित है। लेकिन जो एक्शन रिसर्च है वो छोटे नमूनों पर काम करती है, छोटी सैंपलिंग पर काम करती है। अप्लाइड रिसर्च एक विस्तृत सैंपलिंग पर काम करती है। तत्कालीन समस्या के समाधान खोज रही है, ये किसी विशिष्ट समस्या का समाधान खोज रही है। बृहद पैमाने पर अप्लाइड रिसर्च की जा रही है, लेकिन छोटे पैमाने पर आपकी एक्शन रिसर्च की जा रही है। तत्कालीन, वर्तमान या फिर जो हमारे सामने जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक्शन रिसर्च कर रहे हैं। तो आपका सी स्टेटमेंट जो है इमीडिएट प्रॉब्लम, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी सी को करेक्ट कहा सभी का उत्तर बिल्कुल सही। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुसंधान है, रिसर्च है। क्या है रिसर्च? किसी चीज को बार बार खोजना, किसी भी समस्या का समाधान खोजना, किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। रिसर्च आप किसे कहेंगे? रिसर्च क्या है? अनुसंधान है क्या? करेक्ट आंसर आपको बताना है। रिसर्च की सही परिभाषा दिए गए विकल्प में से आपने खोजनी है। रिसर्च अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो किसी भी विषय पर दोबारा से खोज करना, ये रिसर्च है। या फिर किसी भी विषय पर दोबारा से खोज करना, या फिर नए कोई भी विषय के संदर्भ में कुछ नए सिरे से खोज करना। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं किसी समस्या के संदर्भ में सॉल्यूशन खोजना। हालांकि सारे ही विकल्प सही लग रहे हैं और सही भी है कहीं ना कहीं, लेकिन हम सबसे सटीक परिभाषा हम क्या कहेंगे कि हम किसी समस्या के संदर्भ में सच्चाई की तलाश करने के लिए जब एक वैज्ञानिक विधि के माध्यम से कार्य करते हैं तो यही एक रिसर्च है। हम क्या चाह रहे हैं? किसी समस्या का समाधान ढूंढना चाह रहे हैं, या फिर नए तथ्यों को भी अगर हम शामिल करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी हम किसी वैज्ञानिक विधि के माध्यम से कार्य करेंगे। इसलिए हम कहेंगे वर्किंग इन अ साइंटिफिक वे टू सर्च फॉर ट्रुथ ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना ही क्या है? रिसर्च।
ठीक है, तो आपका सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। जिन्होंने भी सी को करेक्ट कहा सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर देख लीजिएगा, सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है। रिसर्च का पहला स्टेप आपसे पूछा गया है। समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोत को खोजना, संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करना, समस्या की पहचान करना, समस्या के समाधान की खोज करना। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी? करेक्ट आंसर आपको बताना है। पूछा गया है कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने का पहला कदम है। कौन सा अनुसंधान प्रक्रिया को शुरू करने का पहला कदम है? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी? सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम, सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, या फिर सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे? अब यहाँ पे जैसा कि पहले भी हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया हुआ है और वहां पर भी मैंने बताया था कि रिसर्च के पहले स्टेप में हम अपनी शोध की समस्या की पहचान करते हैं, यानी कि आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ये हम सबसे पहला कार्य हम ये कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहला सी स्टेप को यहाँ पे पहला चुना, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पहला स्टेप क्या है, आंसर की क्या बता रही है, सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट अ प्रॉब्लम, समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोत की खोज करना। ये इसके अंदर क्या आ गया, समस्या जो आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम है, आप उसको पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, सूचना इंफॉर्मेशन के सोर्स को खोज रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं डाटा को कलेक्ट आप कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर आंसर की कह रही है कि ये सही है, लेकिन पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई का प्रॉब्लम है, समस्या की पहचान करना है। ठीक है, तो फिर भी हम आंसर की के हिसाब से चल रहे हैं, हम कह रहे हैं सर्चिंग सोर्स, स्रोत की खोज करना, सर्चिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू लोकेट प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोत की खोज करना। यहाँ पर सही उत्तर हम मान करके चल रहे हैं। हालांकि स्टेप ऑफ रिसर्च में हमने आइडेंटिफाई प्रॉब्लम ये पहले स्टेप पर किया था और यही पहला स्टेप भी है। तो आपका ए स्टेटमेंट आंसर की ने करेक्ट बताया। हालांकि आपको स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है संचार में संदेशों को ग्रहण करने का एक प्रमुख बाधा क्या है। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक मेजर बैरियर संदेश को प्राप्त करने में क्या हो सकता है, ऑडियंस का एटीट्यूड, ऑडियंस की नॉलेज, ऑडियंस की एजुकेशन, या फिर ऑडियंस की इनकम। क्या कहेंगे, एक टीचर टीचिंग कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है क्लास में, बैरियर का काम क्या कर सकता है, ऑडियंस यानी स्टूडेंट का एटीट्यूड, या बच्चों की नॉलेज, एजुकेशन, या इनकम। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? बच्चे सुनना ही नहीं चाह रहे, बच्चों का रवैया ही नहीं है सुनने के प्रति, कोई वो सुनना ही नहीं है, विलिंग ही नहीं है सुनने के। तो क्या वहां पर कम्युनिकेटर अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा और बच्चे उसे ग्रहण कर पाएंगे? तो ऑडियंस अगर सुनने को तत्पर है तो कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता है, बाधा नहीं आएगी उसमें। लेकिन अगर रवैया नहीं है कुछ भी चीजें सुनने का, तो वहां पर बैरियर का वो काम करेगा। इसलिए ऑडियंस का एटीट्यूड जो है इंपॉर्टेंट है। ए स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ए को सही कहा सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपदेशात्मक संचार, डिडक्टिव कम्युनिकेशन, उपदेशात्मक संचार को आप कौन सी कैटेगरी के कम्युनिकेशन में रखेंगे? इंट्रापर्सनल कहेंगे, इंटरपर्सनल कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कहेंगे, या फिर रिलेशनल कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए बी सी या फिर डी? उपदेशात्मक संचार क्या है, किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? करेक्ट आंसर आपको बताना है। इंट्रापर्सनल, जिसे हम अंतःव्यक्तिक संचार कहते हैं। इंटरपर्सनल, इसमें इसे हम अंतःक्रियात्मक संचार कहते हैं। अंतः या अंतर्व्यक्तिक, अंतःक्रियात्मक, या फिर हम कह सकते हैं अंतः
व्यक्तिक, ठीक है। अंतः व्यक्तिक हम कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक संचार, रैशनल तार्किक संचार, ठीक है। तो आपको बताना है उपदेशात्मक संचार किस कैटेगरी में आता है। उपदेश आप किसे देख रहे हैं, दे रहे हैं, सामने वाले को दे रहे हैं, तो किस में आ गया, अंतरक्रियात्मक या फिर ये अंतरव्यक्तिक संचार के अंतर्गत आ गया, ठीक है। अंतरव्यक्तिक संचार या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ गया। इंट्रापर्सनल, स्वयं से हम जो बातचीत कर रहे हैं, मन में जो भी विचार कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, मेमोरीज जो याद कर रहे हैं, पुरानी स्मृतियां याद कर रहे हैं, ये सारा आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। 2%, 2 या 2-3 पर्सन से जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वहां पर इंटरपर्सनल हो गया। ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संगठन के अंदर जो भी चीज की बातचीत हो रही है वो ऑर्गेनाइजेशन। तार्किक, तर्कपूर्ण जो भी संचार है, ठीक है। तो आपका उपदेशात्मक किसमें आ गया, बी स्टेटमेंट, इंटरपर्सनल या फिर अंतरव्यक्तिक संचार के अंतर्गत आ गया। तो जिन्होंने भी बी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संचार में भाषा क्या है। संचार में भाषा क्या है, गैर मौखिक कोड है, मौखिक कोड है, प्रतीकात्मक कोड है, प्रतिष्ठित कोड है। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है। संचार में भाषा क्या है, संचार में भाषा क्या है, गैर मौखिक नॉन वर्बल है, मौखिक है, प्रतीकात्मक है या प्रतिष्ठित है। हम क्या कहेंगे, वर्बल कोड है। वर्बल में कौन कौन सी आ गई, मौखिक भी आ गई और लिखित भी आ गई, ठीक है। वर्बल के अंदर मौखिक संचार भी आ जाता है और लिखित संचार भी आ जाता है। नॉन वर्बल के अंतर्गत जो भी हम बॉडी जेस्चर होते हैं, ठीक है, हाव भाव होते हैं, सांकेतिक भाषा के तौर पर जो हम बात करते हैं, वो सारी चीजें आ गई। तो यहां पर हम कहेंगे इन कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस वर्बल कोड, ठीक है। तो मौखिक कोड जो है यहां पर करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी बी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग। इससे पहले क्लास में हमने बात करी थी सीक्वेंस को, कि कैसे आपने पहचानना है, सही सीक्वेंस आपने बताना है कौन सा है कम्युनिकेशन का। सबसे पहले सोर्स, जिसे हम सेंडर या कम्युनिकेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या कौन सा कोड सही है, सेंडर कह लीजिए या फिर कम्युनिकेटर कह लीजिए, या फिर आप इसे सोर्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। अब इस तरीके से आपने कम्युनिकेशन का सही सीक्वेंस बताना है क्या है, चैनल मैसेज रिसीवर, सोर्स रिसीवर चैनल मैसेज, या फिर सोर्स मैसेज रिसीवर चैनल, या फिर सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सबसे पहले सोर्स कम्युनिकेटर, सेंडर कम्युनिकेटर सोर्स, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे, प्रेषक, संप्रेषक और स्रोत, ठीक है। सबसे पहला तो ये आएगा कम्युनिकेशन की प्रक्रिया में, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, अगले पे हम चले। अब इसने यहां पे प्रायोरिटी हमने किसे चुनना था, हमने प्रायोरिटी चुनना था चैनल को, या इसे हम मीडियम भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा ये हो गया। अब अगला हमारा क्या आना है, चैनल का चयन किया, मीडियम का चयन किया कि किससे मुझे जो संदेश है वो भेजना है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमें वो मैसेज जो कि हमने आगे प्रेषक के जो प्राप्तकर्ता के पास भेजना है वो यहां पर आ गया, जिसे कि हम संदेश कह रहे हैं, ठीक है। हिंदी में संदेश कह रहे हैं, और यहां पर हिंदी में हम इसे क्या कह रहे हैं, माध्यम कह रहे हैं। आगे क्या हुआ, आगे ये किसके पास पहुंचा, ये पहुंचा रिसीवर के पास, ठीक है। रिसीवर या फिर प्राप्तकर्ता हम इसे कहेंगे, ठीक है। तो ये एक ये सीक्वेंस है। दूसरा सीक्वेंस हमने क्या कहा था कि हम इसको हेरफेर कर सकते हैं, या तो चैनल इस तरफ कर लेंगे या फिर मैसेज इस तरफ करेंगे। प्रायोरिटी अगर ये विकल्प होगा तो प्रायोरिटी हमें इसे चुनना है, अगर ये विकल्प नहीं रहा तो हम सेंडर,
मैसेज चैनल या रिसीवर चुनेंगे तो आपको प्रायोरिटी क्या मिल रही है? सोर्स, चैनल, मैसेज, रिसीवर, ये मिल रही है। सेकंड ऑप्शन है कहीं के पास कि जहां पर सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर हो, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, ये दो स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर दोनों ही टक्कर में खड़े हुए हैं, किसे चुनेंगे? प्रायोरिटी किसे चुनेंगे? दोनों ही जहां पर टक्कर में खड़े हुए हैं, तो हमने प्रायोरिटी इसको चुना है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये रहेगा। अगर ये ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, इसकी जगह हमने ये चुन लेना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही सीक्वेंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। पीवाईक्यू में आया हुआ है। अब यहां पर क्योंकि ये है तो इसे सही बताया गया आंसर की में, और दूसरे में ये ऑप्शन था, ये नहीं था, तो इसे सही बताया गया था, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इसको कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलें। एक और चीज यहां पर इसके साथ चित्र बनाया ही हुआ है तो हम यहां पे समझ लेते हैं। सेंडर की भूमिका किसकी है? कल ही क्लास में हमने पढ़ा था। सेंडर किसकी भूमिका में होता है? एनकोडर की। एनकोडर की भूमिका में होता है। और एनकोडिंग एक शब्द है, ये एनकोडिंग की क्रिया कौन करता है? एनकोडर करता है। एनकोडर ही सेंडर है, कम्युनिकेटर है, सोर्स है, प्रेषक है, संप्रेषक है, स्रोत है। एनकोडिंग की प्रक्रिया विचार को भाषागत रूप देने की, ठीक है, भाषागत रूप देना, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। एनकोडिंग की प्रक्रिया क्या है? विचार को भाषागत रूप देना। रिसीवर किसकी भूमिका में होता है? डिकोडर की। और डिकोडर जो है वो क्या करता है? डिकोड करता है मैसेज को, ठीक है, डिकोड मैसेज। अब डिकोड से क्या तात्पर्य है? डिकोड से तात्पर्य क्या है? किसी भी संदेश को समझना, या हम कह सकते हैं उसकी व्याख्या करना, या हम कह सकते हैं कि अनुवाद करना, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन काफी सारे इससे ही रिपीटेड आपसे पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कौन एनकोडर है, कौन जो है डिकोडर है, और एनकोडिंग की प्रक्रिया क्या है, डिकोडिंग से क्या तात्पर्य है, ठीक है। डिकोडिंग से क्या तात्पर्य है? ये डिकोडिंग है, ठीक है, डिकोडिंग। चलिए उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। करेक्ट आंसर क्या था? ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर था, ठीक है। आंसर भी हम देख लेते हैं। ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो कथन दिए हैं, दावा दिया है, दूसरा कारण दिए हुए हैं। दावा कह रहा है मास मीडिया समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। कारण कह रहा है क्योंकि हिंसा बाजार में बिकती है और लोगों का स्वयं का चरित्र भी हिंसक होता है। कौन सा स्टेटमेंट आप करेक्ट बताएंगे उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में? ए, बी, सी या फिर डी? क्या कहेंगे? कौन सा कोड करेक्ट है? सही उत्तर आपने बताना है। क्या कहेंगे, क्या सही है? मास मीडिया समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देती है या नहीं देती? टीवी में कई कार्यक्रम ऐसे प्रसारित होते हैं, अगर आपको क्राइम करने का तरीका नहीं भी आता होगा तो वो क्राइम करने का तरीका बता देंगे, है ना। आपकी जितने भी फिल्म है या फिर कितने भी धारावाहिक आपके आते हैं, एक से एक ट्रिक जो है बताते हैं। और अब जब आप देखेंगे वो उस किस्म के जब सीरियल देखते हैं ना लोग, और अक्सर उस किस्म के सीरियल देखते हैं, वो हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अवेयर होना एक अच्छी चीज है, लेकिन अत्यधिक रूप से कोई भी चीज हानिकारक होती है। तो ऐसी स्थिति में मास मीडिया समाज में हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देती है। हम कहेंगे कि यह कथन थोड़ा सही है। अब ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हिंसा बाजार में बिकती है क्योंकि स्वयं का लोगों का चरित्र जो है वो हिंसक है। लोगों का चरित्र हिंसक नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हम एग्री नहीं करते। हम कहेंगे एक तो हम कहीं ना कहीं सहमत है कि मास मीडिया हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देती है। क्या कर रहे हैं हम? जातीय विद्वेष फैला रहे हैं। आमुक जाति के लोगों ने ये कहा, ये धार्मिक भावना को भड़काना ही है ना। लोग इतना ज्यादा भड़के हुए नहीं होते जितना कि मास मीडिया भड़काने का काम कर रहा है। अवेयर नहीं है। आमुक पर्सन ने वहां पर उस समुदाय का था, उसने उसकी हत्या कर दी, उसकी
लड़की के साथ ये कर दिया गया, उस समुदाय की थी तो उसके साथ ये कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आसानी से भड़काया जा सकता है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ए जो है वो सही है, लेकिन आर लोगों का स्वयं का चरित्र हिंसक नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट से हम एग्री नहीं कर रहे हैं, तो हमने सी स्टेटमेंट को यहां पर करेक्ट कहा है। जिन्होंने भी सी को सही कहा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला एक कथन दिया गया है, लक्ष्मण नैतिक रूप से एक अच्छे व्यक्ति हैं। कारण क्या है उनके नैतिक रूप से एक अच्छे व्यक्ति होने का? यहां पर लक्ष्मण कोई रामायण के पात्र नहीं है, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण नहीं है, एक ऐसा ही जनरल नाम यहां पे बताया गया है लक्ष्मण का, ठीक है। अब वो क्यों नैतिक रूप से अच्छे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है नैतिक रूप से अच्छे होने के पीछे आप क्या तर्क दे सकते हैं कि वो धार्मिक है, शिक्षित है, अमीर है या फिर तर्क संगत है। आप कैसे व्यक्ति को नैतिक रूप से अच्छा मानेंगे? आपके दृष्टि में धार्मिक होना नैतिक रूप से अच्छा है? अगर पढ़े लिखे हैं तो आप नैतिक रूप से अच्छे होंगे, आप पैसे वाले हैं तो आप नैतिक रूप से अच्छे होंगे, या फिर आप तर्कपूर्ण होंगे तब आप नैतिक रूप से अच्छे होंगे? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे? अब यहां पे हम क्या कहेंगे, लक्ष्मण नैतिक रूप से अच्छा है क्योंकि वो तर्कपूर्ण है, वो किसी भी बात को ना तो धर्म के आधार पर परखता है, ना ही इस तरीके से परखता है कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा साइंटिफिक वे में सब चीज को देखूंगा, ना ही मैं अमीर हूं इस तरीके से, बल्कि वो हर चीज को तर्क के आधार पर देखता है कि तर्क की दृष्टि से क्या सही है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो नैतिक रूप से भी एक अच्छा इंसान है, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट हो गया। जिन्होंने भी डी को करेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पे कहा गया है कि नीचे दिए गए दो कथन हैं, 1 और 2। इनके बाद दो निष्कर्ष भी आपको दिए गए हैं जो कि हैं ए और बी। यह मानते हुए कि कथन सत्य हैं, यानी ऊपर के दो कथन सत्य हैं, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से सही होगा उसको आपने चुनना है सही कोड में से। अब कथन कह रहा है कुछ धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ धार्मिक लोग तर्कसंगत होते हैं। अब इन कथनों के संदर्भ में मेल खाते स्टेटमेंट आपको बताए गए, निष्कर्ष आपको बताए गए, कंक्लूजन आपको बताए गए हैं कि तर्कसंगत रूप से धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे होते हैं और गैर तर्कसंगत धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे नहीं होते। आप कौन सा स्टेटमेंट सही कहेंगे और कौन से स्टेटमेंट को आप सही नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? कथन कुछ धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे होते हैं। कुछ धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे होते हैं, कुछ धार्मिक लोग तर्कसंगत होते हैं। तो इस आधार पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि तर्कसंगत रूप से धार्मिक लोग नैतिक रूप से अच्छे होते हैं और गैर तर्कसंगत धार्मिक व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छे नहीं होते। कहने का तात्पर्य क्या है? धार्मिक हैं, अच्छी बात है, रिलीजियस हैं, अच्छी बात है, लेकिन अंधा फॉलो नहीं करना है, तर्कपूर्ण वहां पर भी रहना है, ठीक है। आपसे ऐसा ना हो कि धर्म की आड़ में आपसे कोई भी गलत कृत्य करवा सके। आपको तर्क संगत भी रहना है, अपना लॉजिक, अपना ही तर्क यूज करते हुए चलना है। तो इसलिए हम दोनों ही निष्कर्ष को उपरोक्त कथन के संदर्भ में सही मानते हुए चल रहे हैं और कह रहे हैं कि बोथ ए एंड बी आर फॉलोज, यानी कि दोनों ही अनुकरणीय हैं, दोनों ही सही हैं। तो जिन्होंने भी सी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा सभी का उत्तर बिल्कुल सही हुआ है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आईसीटी से क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली यूनिट है, उससे क्वेश्चन है। पूछा गया है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, एक्सेस या फिर विंडो? करेक्ट आंसर आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? आपके आईसीटी में आपने पढ़ा था कि पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो या तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की हेल्प से काम कर रहा है या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मदद से काम कर रहा है, ठीक है।
हार्डवेयर क्या है? वो सभी चीज जिसे आप किसी सिस्टम के अंदर, किसी कंप्यूटर के अंदर स्पर्श कर सकते हैं बाहरी रूप से, वो हार्डवेयर का हिस्सा है। वहीं जिन्हें आप स्पर्श नहीं कर सकते लेकिन उसके माध्यम से आपका कंप्यूटर फंक्शन करता है, वो सब आपका सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमने ये भी जाना था कि सॉफ्टवेयर जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, दूसरी प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या जाना था हमने? सॉफ्टवेयर के 2 टाइप। ठीक है, कौन कौन से टाइप? सॉफ्टवेयर, हम यहां कहेंगे 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? पहला हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरे हो गए आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिन्हें यहां पर आप किस नाम से भी जानते हैं? यहां पर आप जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। ठीक है, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के फॉर्म में आपके सिस्टम में होते हैं, जिन्हें कि आप इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जिन्हें आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में पहले से ही आते हैं। तो यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ये क्या है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या फिर इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डी स्टेटमेंट यहां पर आपका करेक्ट आंसर है। चलिए, डी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पूछा गया है एनसीटीई के मानदंडों के अनुसार बीएड में 100 छात्रों की एक इकाई के लिए कर्मचारियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी कि अगर किसी बीएड कॉलेज में 100 स्टूडेंट हैं, तो इन 100 स्टूडेंट के ऊपर कितने टीचर हों और कितने प्रिंसिपल हों? क्या कहेंगे? क्या करेक्ट आंसर है? एनसीटीई क्या है? ध्यान रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये एक ऐसी नियामक संस्था है जो कि भारत में शिक्षक शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं, उन सभी संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है। उन संस्थानों को एक मानक के तौर पर स्थापित करने के लिए काम कर रही है, उनको मान्यता देने का काम कर रही है। ठीक है, तो एनसीटीई ने क्या निर्धारित किया है? क्या करेक्ट आंसर आप यहां पर बताएंगे? ध्यान में रखेंगे, वो मानक निर्धारित किया है कि यदि 100 टीचर हैं तो 100 टीचर के ऊपर 10 आपके टीचर्स होने चाहिए, और इन 10 टीचर्स के ऊपर आपका एक प्रिंसिपल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, एक और अगर ये विकल्प आपका नहीं है तो अधिकांश जो भी किताबें हैं वहां पर बताया गया 7 टीचर और एक प्रिंसिपल जो है होना चाहिए। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? सी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जिन्होंने भी कहा सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रश्न के साथ आज के इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करती हूं। ठीक है, कल आपसे 5 बजे फिर से मुलाकात करनी है, और इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे सेशन में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं, आपका जीवन खुशहाल रहे, यही मैं आपके लिए आशीष यहां से दे सकती हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा कर लेना है, और अगर अभी तक आपने एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उसे भी डाउनलोड कीजिए। बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज बेहतरीन फैकल्टी के साथ वहां पर आपको तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हैं वहां से परचेज कर सकते हैं। आपके दोस्त या फिर आपके भाई बहन अगर कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग सभी को। कल फिर से आपसे 5 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।